नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उर्दू अदब की एक मायानाज शख्सियत इब्ने इंशा। इब्ने इंशा की ज़िंदगी किसी इल्म या दास्तान से कम नहीं थी, जिसमें हिजरत, मेहनत, इल्म और आखिर में एक ऐसी उदासी है जो इनकी पहचान बन गई। इब्ने इंशा का असल नाम शेर खान था। वो 15 जून 1927 को भारतीय पंजाब के ज़िला लुधियाना के एक गांव फलोर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। इनके ख़ानदान का इल्मी पस मंज़र बहुत वसी है और वो एक इल्मी पस मंज़र के लोग थे, जिसने इनके अंदर बचपन से ही अदब की चिंगारी रोशन कर दी थी। क़याम पाकिस्तान के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची को अपना मस्कन बनाया। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बीए और बाद-अज़ां एमए की डिग्री हासिल की और एमए उन्होंने उर्दू अदब में किया। ये वो दौर था जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रख रहे थे और साथ ही साथ अदबी हलकों में अपनी जगह बना रहे थे। इब्ने इंशा का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अदारों और नीम सरकारी अदारों में गुजरा। वे एक तवील अरसे तक रोज़नामा जंग के लिए भी कालम लिखते रहे, जहां इनके कालमों ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। इब्ने इंशा नेशनल बुक काउंसिल के डायरेक्टर भी रहे और पाकिस्तान में किताबों की अशात और उनके फ़रोग़ के लिए नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। इनकी काबिलियत की वजह से इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमात देने का मौका मिला। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने दुनिया भर का सफ़र किया, जिसके नतीजे में उर्दू अदब को बेहतरीन सफ़रनामे मिले। शुरू में वो एक रोमानवी शायर के तौर पे उभरे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी शायरी में सूफियाना रंग और इंसानी बेबसी का एहसास गहरा होता गया। इनका सबसे बड़ा कारनामा उर्दू सफ़रनामों को खुश्क मालूमात से निकाल कर दिलचस्प दास्तान बनाना था। इनके सफ़रनामे आज भी अदबी निसाब का हिस्सा हैं। इनका मिजाज किसी के दिल आज़ारी के लिए नहीं था, बल्कि वो खुद पर और मुआशरे की खामियों पे इस तरह हंसते थे कि कारी सोचने पे मजबूर हो जाता था। इब्ने इंशा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो बज़ाहिर बहुत हंसमुख और खुश मिजाज लगते थे, लेकिन इनके करीबी दोस्त जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि इनके अंदर एक अमीर उदासी छुपी हुई थी। इब्ने इंशा अपनी किताब में एक जगह शादी के मुतालिक कुछ इस तरह लिखते हैं कि शादी एक ऐसी कदीम रस्म है जो सदियों से चली आ रही है और लोग इसे घर बसाने का नाम देते हैं, हालांकि इसके बाद घर की रौनक ख़त्म हो जाती है। इनका मशहूर जुमला है कि अक्लमंद शादी नहीं करते और जो कर लेते हैं वो अक्लमंद नहीं रहते। इंशा जी के नज़दीक शादी सिर्फ दो अफराद का मिलना नहीं, बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान जंगबंदी या ऐलान जंग का नाम है। गो के इंशा जी की शादी अपनी अजीज़ा असमत खानम से हुई, जिनसे इनके दो बेटे और एक बेटी हैं। इब्ने इंशा के अदबी हलकों में बहुत गहरे मरासम थे। मुश्ताक अहमद यूसुफी, अहमद नज़ीम कासमी और फैज़ अहमद फैज़ जैसे नामवर शख्सियात इनके करीबी दोस्तों में से थे। यूसुफी साहब ने इनके बारे में लिखा है कि इंशा जी इन लोगों में थे जो सबके दरमियान होकर भी अकेले रहते थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके खतूत का मजमूआ शाया हुआ, जिसने इनकी शख्सियत के कई पहलुओं को उजागर किया। इब्ने इंशा की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा काफ़ी तकलीफ दे था। इन्हें कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज लाहक हो गया। वो अपने इलाज के लिए उस वक्त लंदन भी गए, जहां वो कई माह वहां के एक हॉस्पिटल में क़याम पजीर रहे। इनकी मशहूर गज़ल इंशा जी अब पूछ करो के बारे में कहा जाता है कि ये इनके आखिरी दौर की कैफियत की अक्कासी करती है। आखिर 11 जनवरी 1978 को सिर्फ 50 साल की उम्र में इंशा जी लंदन में इंतकाल कर गए और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया और यहाँ कराची में पापोश नगर के कब्रिस्तान में
ان کو سپرد خاک کیا گیا اور بعد میں ان کی مسز عصمت خانم کا بھی انتقال ہوا، جو کہ ان کی قبر کے ساتھ ہی پہلو میں دفن ہے۔ انشاج اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، یہ وہ غزل تھی جسے استاد امانت علی خان نے جب گایا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے اور ان کے بعد انشا جی بھی کوچ کر گئے۔ ادبی حلقوں میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک منحوس غزل تھی، کیونکہ اس کے اشعار میں موت کی دستک اتنی واضح تھی کہ پڑھنے والا لرز جاتا تھا۔ یہ انشا جی کی قبر ہے پپوش نگر کے قبرستان میں، اور یہ ساتھ ان کی مسز عصمت خانم کی قبر ہے، جو کہ ان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور ان کو بھی انشا جی کے قبر کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہے۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انشا جی پپوش نگر قبرستان کے ساتھ ہی اقبال ٹاؤن جو پپوش نگر کا علاقہ ہے، یہاں پہ ان کا گھر ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ابن انشا جی کا گھر ہے جو کہ پپوش نگر قبرستان کے سامنے موجود ہے اقبال ٹاؤن میں۔ یہیں پہ ابن انشا نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی گزارے اور زیادہ زندگی کا حصہ اسی گھر میں گزارا۔ یہ ابن انشا جی کا محلہ ہے اقبال ٹاؤن، پپوش نگر، ناظم آباد، کراچی، اور یہ ان کے گھر سے متصل پارک ہے۔ اس پارک کا نام بھی ابن انشا فیملی پارک حکومت سندھ نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں رکھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو سامنے آپ پارک دیکھ رہے ہیں، جب ابن انشا جی کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ اسی بڑے پارک میں ادا کی گئی، اس وقت کے صدر پاکستان جناب ضیاء الحق اس پارک میں تشریف لائے اور آپ نے باقاعدہ طور پہ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ کی نماز جنازہ کا وقت تھا تو یہ پارک کھچا کھچا لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں خود یہاں پہ تقریباً 55 سال سے میری یہاں پہ رہائش ہے۔ جب یہاں پہ ابن انشا صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ضیاء صاحب کا ہیلی کاپٹر یہیں پر ہی پارک میں ہی اترا تھا، اور اس ٹائم پہ یہ اتنا خوبصورت پارک ہوتا تھا کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور ضیاء صاحب نے بھی جو ہیڈ مالی تھے اکبر بابا، اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کر کے گئے تھے کہ آپ نے یار اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اور اس وقت کیا پوزیشن تھی یہاں پہ، کتنی عوام تھی جب ان کا نماز جنازہ ہوا تو؟ بہت پورا علاقہ جو ہے نا بھرا پڑا ہوا تھا، پورے میڈیا کے لوگ، ٹی وی کے لوگ، فلم انڈسٹری کے لوگ، سب لوگ آئے ہوئے تھے انڈسٹری یہاں پہ۔